नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो वक्त पर जेपीसी को लेकर बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। देखिए, जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ है। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी में नोकझोंक देखने को मिली है। ये नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई जेपीसी की बैठक में कि मार्शल बुलाए गए। तो जेपीसी की बैठक में 10 विपक्षी सांसद इसमें सस्पेंड भी हो गए हैं। बैठक में 27 जनवरी तक के लिए ये स्थगित कर दी गई है। बैठक हुई, नोकझोंक की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मार्शलों को अंदर आना पड़ जाता है और 10 के सदस्यों को इससे निलंबित कर दिया जाता है और इसके बाद 27 जनवरी तक के लिए सस्पेंड के बाद स्थगित कर दी गई है बैठक। तो देखिए, जेपीसी की बैठक में पहले भी हम देख रहे थे कि लगातार जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और वक्फ संशोधन बिल पर आम सहमति नहीं बन पा रही है। संसद में इसे पास होने के बाद जेपीसी में भेजा गया, जहां से आए दिन इस तरह की खबरें आम हो रही थी। और इस बीच बता दें, निशिकांत दुबे, कल्याण बनर्जी में नोकझोंक देखने को मिली है। नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई, गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मजबूरन जेपीसी की बैठक में 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए। मार्शल्स को अंदर बुलाना पड़ा हस्तक्षेप के लिए। सबके मतों को सम्मान देते, उनके विषय में गंदी बातें कही जा रही हैं और उनके विरोध में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग श्री कल्याण बनर्जी जी कर रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके सरकार जल्दबाजी में बिल लाना चाहती है? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जगदम्बिका पाल के। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप मैं कहूँगी। 5 महीने हो गए, मैंने कहा 34 मीटिंग्स हो चुकी है। 44 अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन के प्रस्ताव को लेकर सरकार आई है। तो ये 44 जो प्रस्ताव है, इन पर बहुत तरीके से बहुत बार हम लोगों ने अपने मत रखे हैं, बातचीत। क्या एजेंडा भी बदला गया, ये भी आरोप लगाया है कल्याण बनर्जी ने? बिल्कुल, एजेंडा में कोई बदलाव नहीं आया है। आज 24 तारीख मीटिंग है, उसके बाद 25 तारीख कल 4 बजे तक सबके मतों को, अमेंडमेंट्स पर सबके मतों को देने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने आह्वान दिया है। जो चाहेंगे वो लिखित आकार में देंगे चेयरमैन साहब को और उसके बाद 27 तारीख को हम क्लॉज बाय क्लॉज, पुंखानुपुंख तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत करेंगे। ऐसी तो प्रक्रिया अभी तक फॉर्मली मीटिंग शुरू नहीं हो पाई है। सारंगी जिनका कहना है कि देखिए, मीटिंग की शुरुआत हुई और जैसे ही मीटिंग की शुरुआत हुई, ऑपोजिशन लीडर्स ने हंगामा शुरू कर दिया है। 2 बार एडजर्नमेंट्स हो गए हैं, यह बड़ा दुखद है। हम जैसे लोग, हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से यह सभा हो, यह मीटिंग हो। थैंक यू। मिलेंगे, लेकिन जब वो जम्मू कश्मीर से हमारा एक डेलीगेशन, तो हमने आज जेपीसी में फिर उनके डेलीगेशन को जेपीसी के सामने सुनेंगे एज ए विटनेस, और कुछ डेलीगेशंस हैं उनको हम सुनेंगे। और आज की जो क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक है, अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि जो 44 संशोधन लेके आए हैं उस पर सभी सदस्यों को, जो पिछले 6 महीने से हमने पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात किया, दिल्ली में 34 बैठकें किया, लगभग 108 घंटे से ज़्यादा बैठकें यहाँ पे हुई और पूरे देश के इस्लामिक स्कॉलर हों, रिटायर्ड जजेज हों, हाई कोर्ट के लॉयर्स हों या तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे हों या गवर्नमेंट के ऑफिशियल, सबसे हमने बातचीत किया है। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी और जो सरकार का मकसद था कि जेपीसी को रेफ़र कर दिया जाए, जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर के साथ ये डिटेल डिलिब्रेशन हो सके, डिस्कशन हो सके। दरअसल साफ तौर पर ये तस्वीरें वाकई जेपीसी की बैठक जो होने वाली थी, जिसको लेकर के तैयारी और अलग अलग हिस्सों में राज्य दर राज्य ये बैठकें हो रही हैं और हर पार्टी को समझाया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है और इसमें कोशिश ये रहती है, विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज मीरवाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ और एक्सपोज ये हुआ
कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 30-31 में लीजिए। देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25 में मीटिंग नहीं होगा, 24 एंड 27। वी हैव फोल्डेड द रिक्वेस्ट द चेयरमैन। ये देखिए 24 तारीख तो आज हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 7-8 तारीख नहीं होंगे। हम लोग की भी कमिटमेंट है, 30-31 से हाउस हो रहा है, हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को, 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। उसका बावजूद भी हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बावजूद भी वो नहीं सुनना चाहते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ पीयूष शुक्ला जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, एक बार फिर से वक्फ पर जेपीसी की बैठक में हंगामा देखने को मिला। हालांकि पहला वाकया नहीं है, लगातार अगर हम देखें तो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और लग नहीं रहा अभी भी कि कोई सोल्यूशन जो है निकल कर सामने आ पाएगा। फिलहाल जेपीसी की जो बैठक है, ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में 10 सांसद ऐसे थे विपक्षी जिन्होंने हंगामा किया, मार्शल बुलाने पड़े और उन्हें बाहर निकाला गया। फिलहाल उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 1 दिन के लिए, और ये हंगामा जेपीसी की इस बैठक के दौरान हुआ। हालांकि इसके पहले लगातार जो बैठकें होती थी उनमें भी हंगामा होता था, लेकिन आज हंगामे का स्तर जो है वो कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गया और 10 सांसद ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। 1 दिन के लिए सस्पेंड हैं। ओवैसी हैं, ए राजा हैं, नासिर हुसैन है, इमरान मसूद हैं, नजीमुल हक है, अरविंद सावंत है, कल्याण बनर्जी हैं, अब्दुल्ला डीएमके है। तो ऐसे वो सांसद हैं जिनको फिलहाल 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जेपीसी की अगली बैठक पुनः होगी और उस बैठक में निश्चित तौर पर आगे जो स्थितियां हैं वो थोड़ी साफ होती हुई नजर आएंगी। पीयूष, सवाल ये भी उठता है इन सब के बीच, क्योंकि जेपीसी को लेकर के अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, अन्य प्रदेशों की रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जो कि अब तक फिलहाल पटल पर आई नहीं है। लेकिन ये नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? ऐसा क्या हुआ मीटिंग में जो हंगामे की शक्ल में बदल जाती है पूरी मीटिंग? देखिए, पहले भी जेपीसी की बैठक, जब से ये बफ को लेकर जेपीसी गठित हुई है और उसके बाद से बैठक हो रही है, लगातार हंगामे की भेंट ये बैठक चढ़ती रही है, लेकिन फिर भी ये बैठक कहीं ना कहीं कंक्लूड कर ली जाती थी। लेकिन इस बार जो ये बैठक थी, इस बैठक को लेकर इस कदर हंगामा हुआ, चूंकि जेपीसी में विपक्ष जो है उसको पता है कि अब आने वाले दिनों में 31 तारीख से बजट सेशन है और बजट सेशन के बाद उसके सेकेंड सेशन में हो सकता है बफ को लेकर जो बिल है वो सबमिट किया जाए। तो निश्चित तौर पर जेपीसी के पास वो आया था और जेपीसी अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखेगी और कहीं ना कहीं वो बिल जो है वो आगे की ओर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो उसको लेकर अब विपक्षी सदस्य जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, रिपोर्टों को के बावत हंगामा किया जा रहा है। अब इंतज़ार ये है कि राज्यों से जो रिपोर्ट मांगी गई है वो रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है ये देखने वाला दिलचस्प विषय होगा। बिल्कुल पीयूष, देखिए इससे पहले हमने देखा है कि एक दफा ऐसा भी हुआ है कि जगदम्बिका पाल पर बोतल फोड़ दी गई है, इस तरह की भी खबरें आई हैं। अब निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी में नोकझोंक बताया जा रहा है, 10 कुल सांसद जो हैं सस्पेंड हुए हैं। क्या कुछ भूमिका इन सांसद की रही, विस्तार से जरा बताइए। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी में नोकझोंक हुई, डिटेल में जरा बताइए क्या कुछ वो पूरा दृश्य रहा जब बैठक के दौरान जब ये हंगामा हुआ होगा। माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, शायद कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है जिस वजह से। पीयूष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो साफ तौर पर पीयूष सहयोगी हमारे तमाम जानकारी दे रहे थे। दरअसल 31 मेंबर हैं
इस ज्वाइंट कमेटी यानी जेपीसी जिसको कहा जाता है, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी है, जिसको अगस्त के बाद 2024 में जब लोकसभा में यह बिल पारित हुआ था, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई और तब से ये 31 सांसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल हैं, ये बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो जमीन का विवाद है, वक्फ की संपत्ति है, वक्फ के कानून है, उसको लेकर के जो सदन के पटल पर विधेयक रखा गया उसको और कैसे राज्यसभा तक पहुंचाया जाए और जब वो मूलभूत अमली जामा पहने तो वो किस स्वरूप में हो। और इसी को लेकर चर्चा होती है, हर राज्य से डिटेल मांगी जा रही है कि वक्फ की ज़मीनें कितनी हैं, कौन कौन से ज़मीनों पर क्या क्या इसमें बना हुआ है। और इन सब के बीच सवाल यही कि अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में विपक्ष नज़र आता है, क्योंकि 11 सांसद जो हैं वो इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर हैं, और अन्य दलों के भी इसमें सांसद शामिल हैं। और यही वजह है कि अभी भी कोई सहमति आम नहीं बन पा रही है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली के दौरान दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल खड़े किए थे, उन बयानों को लेकर के अब बयान लगातार बढ़ रही है। योगी के बयान पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया है। क्या कहते हैं वो साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के बयान दिया गया था सीएम की तरफ से, अब उसी पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान भी सामने आ गया है। यानी कानून व्यवस्था को लेकर के अब आमने सामने की लड़ाई है। कल तो यहां तक चुनौती दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल यमुना में कैबिनेट के साथ जाएं और आचमन करके आएं, या फिर उसमें जैसा कि कुंभ में देखने को मिला सीएम योगी ने करके दिखाया, वही वो चाहते हैं कि दिल्ली में यमुना में हो सके। लेकिन यमुना की सफाई के मुद्दे पर हर पार्टी सफाई देती नजर आती है, लेकिन यमुना जस की तस अब भी नजर आ रही है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कई मसलों पर निशाना साधा था, कई मसलों को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा था। कहा कि दिल्ली में खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था कहाँ है दिल्ली में। साथ साथ देखिए, कहा था कि आप एनसीआर की सड़कें देख लीजिए, यानी कि आप नोएडा की सड़कें देखिए और दिल्ली की सड़कें देखिए, तमाम ऐसे मसले रहे। यमुना का मसला भी रहा जिसे लेकर सवाल उठाया है। इस बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करना गृह मंत्रालय का काम है। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं। पलटवार के अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ के सवालों का। हालांकि देखिए, चुनिंदा सवाल का चुनिंदा जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया। जब मैटर लॉ एंड ऑर्डर का आया तो उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय का काम है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय देखेगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है, ये व्यवस्था ठीक है या नहीं। ये जिम्मेदारी केंद्र की है, दिल्ली की सरकार की नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस का नियंत्रण उनके पास नहीं है, नियंत्रण जो है वो केंद्र के पास है। तो ऐसे में जवाब दिया इस सवाल का, जब ये कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि खुलेआम फिरौती मांगी जा रही, क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई में, वो आपको विस्तार से सुनाएंगे। पार्टी ही कोर पार्टी योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चुनाव को एक और खबर आपके साथ साझा कर ले। पूर्वांचली वोटर्स को साधने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचली वोटरों के लिए बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। 51 सीटों पर 2 पूर्वांचली नेताओं को उतारेगी बीजेपी और हरीश द्विवेदी बनाए गए हैं पूर्वांचल नेताओं के संयोजक। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो साफ तौर पर पूर्वांचलियों पर हर एक की नजर है। यही वजह है कि हर पूर्वांचली वोटरों को साधने के लिए हर दल अपनी कोशिश कर रहा है। 51 सीटों पर 2 पूर्वांचली
नेताओं को उतारा जाएगा। न केवल इतना, हरीश द्विवेदी पूर्वांचली नेताओं के संयोजक बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली के दंगल में पूर्वांचली वोटरों को साधने की कोशिश में हर दल नजर आ रहा है और यही वजह है कि साफ तौर पर पूर्वांचली वोटर बहुत अहम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूर्वांचलियों का एक दबदबा भी इन इलाकों में मिलता है। करीबन 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका दबदबा देखने को मिलता है। देखिए, पूर्वांचलियों के लिए प्लान क्या है भारतीय जनता पार्टी का, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि 51 सीटों पर 2 पूर्वांचली नेताओं को उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, ये उन्होंने रणनीतिक तौर पर तय किया है, जिसमें एक बिहार और दूसरा पूर्वी यूपी के नेता को उतारा जाएगा। 25% पूर्वांचली वोटरों को बीजेपी की नजर इन्हीं वोटरों पर है, समेटने की कोशिश यहां से हो रही है। और इस बीच ये भी बता रहे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश द्विवेदी को समन्वय की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी कि कैसे समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो अब बना रहे, ये जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। तो दिल्ली में 25% हैं पूर्वांचली वोटर, जिसका मैं जिक्र आपसे कर भी रहा था कि 20 से 25% की आबादी जो है वो पूर्वांचल से दिल्ली में आती है, जिनका असर 29 सीटों पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। और देखिए, इनमें से भी 16 सीटें ऐसी हैं जो हार जीत में पूर्वांचल वोटरों की, जिनमें हार जीत में पूर्वांचल वोटर्स की बड़ी भूमिका है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्वांचली, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। तो सभी पार्टियां इन्हीं पूर्वांचली वोटरों को लुभाने की कवायद में लगी हुई हैं। राड़ी, पड़पड़गंज, उत्तम नगर, बदरपुर, लक्ष्मी नगर, मॉडल टाउन, देवली, अंबेडकर नगर विधानसभा हो या फिर पालम, विकासपुरी समेत ऐसी कई सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटरों की बड़ी संख्या रहती है। और देखिए, इन सीट्स पर ये वोट से ही हार जीत का फैसला होता है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो पूर्वांचली वोटर्स पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। पूर्वांचली वोटरों ने ज्यादातर आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, चाहे 2015 का इलेक्शन रहा हो या 2020 का। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी की ही जीत होती आई है और यही वजह है कि अब कोशिश यही है कि इसमें सेंध लगा ली जाए। ये जो 20 से 27% की आबादी है उसको किसी तरीके से साथ लिया जाए। मेरे दो सहयोगी भावना सिसोदिया और कंचन दोनों हमारे साथ जुड़े हुई हैं। सबसे पहले भावना, आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ये जो 27% वोटर्स हैं, यूं कह लें पूर्वांचली वोटर हैं, इनको साधा जाए और इसी वजह से लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगा कि वो ये कहते हैं कि पूर्वांचली चाहे यूपी बिहार के लोग हों, वो यहाँ पर आकर के वोट कास्ट करते हैं, गलत अपना वोटर ID कार्ड तक बना रहे हैं। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। भाजपा पूरी तरीके से पूर्वांचली वोटर्स को अपनी तरफ साधना चाहती है और आम आदमी पार्टी की खामियां बताते हुए अरविंद केजरीवाल के कुछ बयानों को लेकर पूर्वांचली समाज के बीच जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना होगा, जिस तरीके से भाजपा पूर्वांचल धन की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो इस चुनाव को मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रभावित करता हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि आम दिल्ली की जनता जो है, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, दिल्ली सरकार की बात की जाए, जहाँ दिल्ली की जनता को हर तरीके का सहूलियत देती हुई नजर आ रही है, वही पूर्वांचली समाज को भी बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो जहां भाजपा ने पूर्वांचल समाज के केवल 4 से 5 लोगों को टिकट दी, वहीं आम आदमी पार्टी ने लगभग 12 से 13 पूर्वांचली समाज के लोगों को टिकट दी, यानी कि एक तरीके से बढ़ावा ही दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आए हैं कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता ऐसे पर्दाफाश भी करते हुए नजर आए हैं कि अलग अलग विधानसभाओं में पूर्वांचली समाज के लोगों का ही वोट जो है कटवाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो पूर्वांचल समाज के लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम से भी संबोधित भाजपा द्वारा ही किया गया, जिसको लेकर भी पूर्वांचल समाज में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात जरूर कही कि यूपी बिहार से लोग आते हैं, 500 रुपए में इलाज करा के चले जाते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज मुफ्त भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है। इसलिए यूपी बिहार से लोग आते हैं और इलाज कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में होने वाले इलाज पर भरोसा है। भावना, बीजेपी कहती है इसी में कि जब कोरोना आया था तो अरविंद केजरीवाल ने बस की व्यवस्था कर दी थी और कहा था जाइए अब आप अपने अपने राज्यों में, क्योंकि हम तो दिल्ली वालों के हैं।
जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो जिस क्षेत्र में रहता है उस अपने कोरोना एक ऐसा पीक टाइम था कि सबको अपने घर पहुंचने की ज़रूरत थी, सब अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें रोक लगी हुई थी, जिस वजह से लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा ही उन पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए की गई थी जिन्हें अपने घर भी पहुंचना था। अगर कोरोना की ही बात की जाए तो भाजपा द्वारा कौन से ऐतिहासिक कदम दिल्ली में उठाए गए जो दिल्ली वालों की सहूलियत बन सके, तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। देखिए अभी देखिए कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर पे दिल्ली की जनता पे कितना फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि महज विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख आने में महज कुछ ही समय बचा है, जहां सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव भाजपा का भी रुख कर लेते हैं, कंचन से भी जान लेते हैं। कंचन, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में तो होड़ मची हुई है, पूर्वांचली को कौन साथ लेगा? कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, उनका क्या एक्शन प्लान है? जी मोनिका, बिल्कुल जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो पूर्वांचली वोट बैंक है उसे साधने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। और अभी भावना ने बताया कि 12 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने भी कई उम्मीदवार जो पूर्वांचल से आते हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। साफ तौर से ये जो राजनीति है पूर्वांचल का एक जो एंट्री जो बीच में हुई उसको लेके कांग्रेस पार्टी जो है, आपको बता दें, एक अपना जो स्कीम है उसको उन्होंने कहा कि वो जो छठ घाट है दिल्ली में वो बनवाएंगे, वो वादा करके कांग्रेस पार्टी साइड हो गई। कांग्रेस पार्टी आती है बीच बीच में अपनी स्कीम का ऐलान करती है, फिर कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर नजर आती है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है पुरजोर तरीके से। हालांकि विन-विन सिचुएशन में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आखिरी सांस तक पूरा जो दमखम है वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है। जनता के बीच में जो है चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। नहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड पर बैकफुट पे नजर आती है। हालांकि तमाम तरीके की रणनीतियां लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है बनाई जा रही है। रैलियां भी जो है वो रूट मैप बनाया गया था राहुल गांधी की पद यात्रा का, लेकिन अभी तक उस पद यात्रा का आता पता नहीं है। राहुल गांधी का सडनली बीमार हो जाना, पटना जाते हैं वो, फिर उनका गला खराब होता है, नींद में दिक्कत हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है उन्हें, फिर उसके बाद सब पूरा सिस्टम जो है कांग्रेस पार्टी का वो साइलेंट मोड पे चला जाता है। कल हमने देखा जब 3 सॉन्ग उन लोग कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किए तो सभी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के वो जो है डांस करते हुए नजर आए। माना जाए कि कांग्रेस पार्टी बोल तो रही है कि वो सभी सीटों पे जीत रही है, हालांकि उसकी जमीन बेहद ही ज्यादा कमजोर है। ठीक है कंचन, मैं लौट रही हूँ आपके पास। भावना, आपका भी रुक करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने किया अरविंद केजरीवाल की जो हमला हुआ है उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। आम आदमी पार्टी पहुंची है चुनाव आयोग और शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। तो आम आदमी पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है और इस शिकायत के साथ एक और सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि प्रचार के दौरान कई बार अरविंद केजरीवाल पर हमले होते रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कहती है प्लांट, एक तरीके से पूरे प्लांट हमले होते हैं, उन्हीं को क्यों मारा जाता है, कभी थप्पड़, कभी बोतल, कभी उन्हें गाली दी जाती है, और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और साफ तौर पर इन हमलों की निंदा भी की गई, इन हमलों की शिकायत भी की गई। देखना दिलचस्प होगा कि किसको लेकर के ये शिकायत की गई है, क्योंकि अगर ये शिकायत हो रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से, तो कौन इसमें आरोपी है, या यूं कह ले कि संदिग्ध परिस्थितियों में ये आरोप दर्ज किया गया होगा। अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ऐसे ही हमले आप मानकर चलिए कि अरविंद केजरीवाल पर जब भी चुनाव आते हैं तो शुरू हो जाता है। बीजेपी ये कई बार आरोप लगा चुकी है, इन आरोपों के पीछे की वजह क्या है वो अब तक निकल कर सामने नहीं आई है। से आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है, तो इन्होंने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
करके अब शिकायत चुनाव आयोग से जा कर दी है। तो केजरीवाल पर हमले की शिकायत की गई है और मेरे दोनों सहयोगी भावना और कंचन लगातार जुड़े हुए हैं। भावना, आखिर क्यों इतनी भावना आहत हो जाती है हर बार अरविंद केजरीवाल की कि मामला सीधा चुनाव आयोग तक जा पहुंचता है? देखिए अंकित, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इस प्रचार प्रसार के दौरान ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई हमले होते हुए नजर आए। अगर देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, वो लगातार दिल्ली की जनता के बीच जा रहे थे, दिल्ली की जनता से मिल रहे थे। तो पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का एक लिक्विड अटैक हुआ था। लिक्विड अटैक होने के बाद अब जब विधानसभा चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, अरविंद केजरीवाल अपनी ही नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार के लिए गए तो उनके साथ उनके ऊपर जो है पत्थर से हमला करने की कोशिश की गई। और वहीं अब अरविंद केजरीवाल का कल देर रात ये भी आम आदमी पार्टी द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि कालीबाड़ी मार्ग यानी कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जाना था, लेकिन कुछ अज्ञात लोग जो कि लाठी डंडे लिए उस क्षेत्र में घूम रहे थे, खड़े हुए थे। उसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग का रुख करा है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है क्योंकि क्या मांग की गई है चुनाव आयोग से? आम आदमी पार्टी ने क्या मांग की है? जी देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय पूरी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो हमले हैं वो नई दिल्ली विधानसभा में प्रवेश वर्मा के ही कार्यकर्ता और उनके करीबी कर रहे हैं। जिस तरीके से पत्थर का अटैक हुआ था उस समय भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर मीडिया के आगे आकर एक्सपोज करा था कि कहीं ना कहीं कोई प्रवेश वर्मा का भतीजा लगता है तो कोई भाई लगता है जिन्होंने इस पत्थर से अटैक करा। और वो तस्वीरें भी साझा करी थी, उनकी प्रोफाइल्स की फोटो भी साझा करी थी जिसमें वो साफ तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता हैं इस तरीके का नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने फिलहाल लेकिन भावना सवाल यही है, उम्मीद लगाई जा रही है, बीजेपी पूछ रही है लेकिन जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है कि अरविंद केजरीवाल पर इस तरीके से हमले होते हैं जबकि उनको सिक्योरिटी भी मिली हुई है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी है। हमेशा अरविंद केजरीवाल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखिए अंकित, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से साफ तौर पे ये कहना है कि भाजपा कहीं ना कहीं चुनावी हार की बौखलाहट में है, इसलिए साम दाम दंड भेद भाजपा पूरी तरीके से अपना रही है। जहां वोट एडिशन और डिलीशन की जो प्रक्रिया भाजपा ने करने की कोशिश करी लेकिन उसमें विफल रही। आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने की कोशिश करी, उसमें विफल रही। आम आदमी पार्टी को जेल में डालने की कोशिश की गई, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा आम आदमी पार्टी को लेकर बढ़ती लोकप्रियता दिल्ली की जनता के बीच में जो है वो नहीं रोक पा रही है और भाजपा के पास रोकना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आतिशी सिंह मालेना क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पे फिर हमला हुआ 30 नवंबर में जब मालवीय नगर में अपने पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में
अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए भारतीय जनता सीएम आतिशी को सुन रहे थे जो अपनी बातें रख रही थी। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो अमनतुल्ला खान के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिस से झड़प, ये यूं कह ले, पुलिस से बातचीत करते हुए, बदसलूकी करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमनतुल्ला खान के बेटे पर केस भी इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। तो पुलिस ने 20,000 का जुर्माना भी उन पर ठोक दिया है। दिल्ली के जामिया नगर थाने का ये पूरा मामला है। मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ओखला से आप उम्मीदवार हैं अमनतुल्ला खान, और उनके बेटे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ओखला सीट से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्ला खान एक बार फिर से विवादों में है, कंट्रोवर्सी में है और मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमानतुल्ला खान के बेटे पर दबंगई करने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक के दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। उसी वीडियो के अंश जब स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में अमानतुल्ला खान पुलिस से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर को लेकर बाइक रुकवाई थी, जिसके बाद ये पूरा हो हल्ला हुआ। आप देख सकते हैं अमानतुल्ला खान के बेटे फोन पर बात कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। पुलिस वालों ने रोका, मॉडिफाई साइलेंसर को लेकर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद दबंगई देखने को मिली है। पुलिस वाले से ही भिड़ गए अमानतुल्ला खान का बेटा यहाँ पे, जिसके बाद अमानतुल्ला खान के बेटे पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली के जामिया नगर थाने का ये पूरा केस है। वो ऐसे ही था, यहीं पर था। अच्छा, हाँ, यहीं पर। क्या हुआ था? वो ऐसे ही बस पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था। रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। तो क्या अपने पिता से भी बात कराया था? हाँ, उनसे भी बात कराया था। तो क्या वो क्या बोला अमानतुल्ला? अमानतुल्ला तो बोला ठीक है, जो क्या करेंगे आप बंद करेंगे, ले जाइए, बंद कर दीजिए। यही कोई ज्यादा ऐसा नहीं हुआ मिसबिहेव। अब ये कहने का जो उनका जो बिहेवियर था वो नॉट अप टू डेट। जिस तरीके एक एमएलए को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए, उसको उनको अपने बेटे को ही बल्कि डांटना चाहिए, और उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। तो जिस तरीके से नोएडा में भी मामला दर्ज हुआ था उनके बेटे पे, नहीं, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। तो जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक कितने बुलेट को आप लोग रोक चुके हैं? बुलेट तो देखो, इस साल में हमने काफी बुलेट जमा कर चुके हैं, कभी 60-70 बुलेट जमा कर चुके हैं इस साल में हम, 31 नाइट से लेकर अभी तक। और डेली अभियान तो चलता ही रहता है, जहाँ भी इस तरह की बुलेट मिलती है उसको हम जमा करते हैं। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है उससे। अच्छा, अमानत का जो बेटा था अनस, उसके साथ और भी कोई लोग थे? नहीं, वो एक लड़का और था उनके साथ। झंडा भी था गाड़ी में? नहीं, झंडा कोई नहीं। वीडियो को देखने के बाद और बयान भी पुलिस का सुनने के बाद एक कहावत याद आती है। कहा जाता है यूपी में कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अब यहाँ कहावत में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब पापा भाई विधायक तो डर काहे का। यही वजह है कि इस तरह की जब वीडियो आते हैं तो वाकई वो कई सवाल शासन की व्यवस्था पर भी खड़ा करते हैं कि आखिर शासन वाले ही प्रशासन पर इस तरीके से पेश आएंगे तो बाकी आम जनता का क्या ही होगा। और अमनतुल्ला खान के बेटे का ये वीडियो जिसमें साइलेंसर लगा हुआ मॉडिफाई बाइक चलाते हुए वो नज़र आते हैं, जिस पर उन्हें रोका जाता है, रोक करके कार्रवाई की जाती है, जिस पर वो आग बबूला हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जब उनके पिता भी फ़ोन करते हैं, यानी अमनतुल्ला खान भी जब बात करते हैं तो वो भी क्या कुछ कहते हैं, इससे थोड़ी देर पहले ही इस वीडियो में आपको वो अधिकारी भी बताते हुए नज़र आ रहे थे। तो अमानतुल्ला खान के बेटे की दबंगई पर सवाल, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उनके रवैये पर सवाल उठाया है।
कानून सबके लिए बराबर है, नियम तोड़ने पर हो कार्रवाई, ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से। अमानुल्लाह खान के बेटे की दबंगई पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जाहिर किया और कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून का पालन सबको करना चाहिए और अगर कोई ये नियम तोड़ता है, कानून नहीं मानता है तो उसके खिलाफ जाहिर है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अलका लांबा कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, अमानुल्लाह खान ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अमानुल्लाह खान के बेटे की बुलेटबाजी क्या उनके गले की फांस बन जाएगी, उनके लिए मुश्किलों का सबब बन जाएगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी उनकी दबंगई इस तरह से वीडियो के जरिए वायरल हो चुकी है, सर्कुलेट हो चुकी है। इस बात का है कि ये जो आज बेनकाब हुए हैं, एक बार फिर पंजाब पुलिस ने डर खतरा देख कर दी, लेकिन जैसे चुनाव आयोग ने शिकंजा कसा, केजरीवाल सुरक्षित हो गए। पूर्व विधायक ही तो है, एक शीला जी भी 15 साल मुख्यमंत्री रही, उसके बाद भी 10 साल रही, एक पुलिस वाला सिंगल उनके साथ हमने नहीं कभी देखा है। सारा खतरा केजरीवाल को क्यों है? क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, लोगों का हक मारा है, लोगों में गुस्सा है, स्वाभाविक है उसका सामना हर एक को करना पड़ेगा, लेकिन जान को खतरे का बहाना लगाकर लोगों से मिलने से बच रहे हैं केजरीवाल और कुछ नहीं है। कि मैं भी कोई हूंगी, कानून सबके लिए बराबर है, वो मेरा बेटा हो, उनका बेटा हो, केजरीवाल का बेटा हो, इसमें बेटे कहां से बीच में आ गए? कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कोई नियम कानून तोड़ा। अमित शाह देश के गृह मंत्री तो पूरी तरह फेल हुए ही हुए। बिल्कुल दिल्ली सबसे असुरक्षित जगहों में से है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल कतई सुरक्षित नहीं है, लेकिन केजरीवाल एज अ दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अमित शाह जी से जाकर आपने समय मांगकर, बैठकर आपने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एलजी को बिठाकर, पुलिस कमिश्नर को बिठाकर आपने चर्चा की। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, दरअसल जिसमें एक लड़का पुलिस वालों से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। वो लड़का खुद को आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानुल्लाह खान का बेटा बताता है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग साहब हैं। सर, एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बच्चा पुलिस वालों को धमका रहा है और बच्चे के बारे में जो बताया जा रहा है वो अमानुल्लाह खान का बेटा है, जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। वीआईपी कल्चर के खिलाफ एवं भ्रष्टाचार भय मुक्त समाज देने के नाम पर अन्ना आंदोलन से शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज गुंडाई माफिया चलाने वाले बदमाशों के हाथों का इंस्ट्रूमेंट बन गई है, जो दिल्ली के अंदर भय, भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर में पराकाष्ठा कर रहे हैं। कभी इनके नेता अपनी सहयोगी, अपनी पार्टी की महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास में खुलेआम पीटते हैं, अभद्रता करते हैं, गालियां निकालते हैं। कभी इनके नेता आम आदमी पार्टी के पुलिस के जवानों को मारपीट करते हैं, अपशब्द कहते हैं। कभी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटा जाता है, धमकाया जाता है। कभी दंगा की फैक्ट्री चलाने वाले सरेआम शहर में दंगा कराते हैं। शहर में सांसद को धक्का दिया जाता है। दिल्ली के अंदर अधिकारियों को पीटने वाले लोग आम आदमी पार्टी के अंदर महामंडित होते हैं। और जिस तरह शहर के अंदर मॉडिफाइड मोटरसाइकिल पर लोकतंत्र को दबाने के लिए, भय का वातावरण पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक के पुत्र अपने दोस्तों के साथ पहले जनता को धमकाते हैं, भय का वातावरण पैदा करते हैं और पुलिस वालों को धमकाते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि ये आम आदमी पार्टी का कल्चर, यानी दिल्ली के अंदर भय, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर और लूट खसूट का कल्चर है। जय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। उन्होंने कहा चाहे बीजेपी योगी को ले आए, पुष्कर सिंह धामी को ले आए, किसी को भी ले आए, दिल्ली वालों ने मन बनाया, फिर आएंगे केजरीवाल।
दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि अब भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, लूट खसूट वाले, चटमनी और झटमनी वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं चाहिए। जो 250 करोड़ का शराब घोटाला करते हैं और जेल में जाते हैं और बेल पर आकर अगले घोटालों की तैयारी कर रहे हैं। आज केजरीवाल की झटमनी चटमनी की आम चर्चा है। कभी 28,000 करोड़ रुपए का जल घोटाले की चर्चा जनता करती, जनता उनसे पूछती कि 65,000 फर्जी लैब प्रशिक्षण कैसे हुए, 1,300 करोड़ क्लासरूम के नाम पर आपने कैसे चटके, कैसे 500 करोड़ पैनिक बटन के नाम पर आप चाट गए, 5400 करोड़ रुपया राशन कार्ड के नाम पर, 4500 करोड़ रुपया बस खरीद के नाम पर। घोटालों की दास्तां आज जनता की जुबानी है। जनता हिसाब मांग रही है। जनता जब प्रश्न पूछती है, अरविंद केजरीवाल जब वहां से निकलते हैं तो लोग शराब की बोतलें और पानी की खाली बाल्टियां दिखाते हैं। जनता मन बना चुकी है कि अब दिल्ली में नहीं चाहिए आपदा, नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए झटमनी चटमनी वाली सरकार। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक और खबर आपके साथ साझा कर ले। जेपी नड्डा करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। महरौली और पालम में चुनावी रैली करेंगे, वोट की अपील करेंगे, वोट मांगेंगे बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महरौली और पालम में चुनावी रैली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बीजेपी ने जो 2 हिस्सों मैनिफेस्टो अभी तक जारी किया, हालांकि तीसरा हिस्सा आना बाकी है, उसके बारे में आम जनता को बताएंगे। अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी का विजन बताएंगे। ये बताएंगे कि दिल्ली में बदलाव की दरकार क्यों है। तो महरौली और पालम में इसलिए भी चुनावी रैली हो रही है क्योंकि यहां पर ज्यादातर देखा जाता है कि जो 20 लाख की आबादी के आसपास दिल्ली में 2 करोड़ की टोटल आबादी है, उसमें से 20 लाख आबादी उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों की रहती है। तो ऐसे में महरौली और पालम में उस वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। तो देखिए, जेपी नड्डा की रैली है, शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। महरौली में चुनावी रैली करने वाले हैं और इसके अलावा पालम में 7 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी 68 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। 27 साल का जो सूखा है उसे खत्म करना है, दिल्ली की सत्ता पर फिर से कब्जा करना है, वापस आना है और डबल इंजन की सरकार का लोगों को हवाला देना है, बताना है कि कैसे बीजेपी उनके लिए जरूरी है, डबल इंजन का फायदा उन्हें कैसे मिल सकता है।